नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए बीकानेर के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं लगातार। ये हमारा दूसरा क्लास है और 2 क्लासों में हमने बीकानेर के इतिहास को ख़त्म कर दिया है। लगभग 20 पेज हैं, इसके नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और देखिए, इतिहास की क्लास की अगर बात करें, इतिहास के नोट्स आपको किसी भी कोचिंग में चले जाना, आपको इससे बेटर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। इतनी सुव्यवस्थित तरीके से लिखे हुए नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इन क्लासों को रेगुलर अगर आप लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुरू से मैंने बेसिक से हर चैप्टर को क्लियर किया है, हर सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग चिंता नहीं करेंगे। और आप लोग, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारी राय राय सिंह तक हमने कल बात की थी, पिछले वीडियो में राय सिंह तक हमने बात की थी। तो राय सिंह के 2 पुत्र हुए थे साथियों, एक तो हुआ था दलपत और दूसरे का नाम था सूर सिंह। अब ये राय सिंह जो है साथियों, इनकी पत्नी थी गंगा। गंगा का पुत्र था ये सूर सिंह, और गंगा के बहकावे में आकर के इन्होंने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर के अपना सिंहासन का उत्तराधिकारी सूर सिंह को नियुक्त कर दिया। अब जैसे ही सूर सिंह को नियुक्त किया था तो जहांगीर इसका विरोध कर रहा था। अब जहांगीर उनके दूसरे पुत्र दलपत सिंह को शासक बनाना चाहता था, और उनका शासन काल रहा था साथियों 1612 से लेकर के 1613 ईस्वी तक। लेकिन दलपत सिंह जहांगीर का ही विरोध करने लगता है, और जहांगीर ने इसको गुस्से में आकर के मृत्युदंड दे दिया। तो अब फिर दोबारा से अब ना तो सूर सिंह बनता है शासक, और दलपत विजय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर बीकानेर के अगले शासक बनते करण सिंह, जो मतिरे की राढ़ से संबंधित है साथियों, आपको पता होगा। अब यहाँ पर इनका शासनकाल रहता है 1631 से लेकर के 1669 के मध्य में, ठीक है। इनके समकालीन दिल्ली के 2 मुगल शासक थे, एक तो शाहजहाँ था और दूसरा औरंगजेब। शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ गया था, आपको पता है, मैंने मेवाड़ में भी आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो उस समय जब युद्ध छिड़ा था, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, शुजा, ठीक है ना, और अकबर सेकंड, इनमें आपस में युद्ध हो गया था। तो करण सिंह ने इसका अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब का साथ दिया था, आपको पता है, ठीक है ना। अब औरंगजेब का साथ इसमें दिया था इन्होंने। आगे चलते हैं कि 1644 ईस्वी में मतेरी की राढ़ हुई थी। बीकानेर के ये करण सिंह थे और दूसरे थे नागौर के अमर सिंह राठौड़। इन दोनों के मध्य में एक मतेरे को लेकर के लड़ाई हो गई थी, युद्ध हो गया था, जिसमें करण सिंह विजय हो जाते हैं, ठीक है ना। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहाँ के दरबार में बख्शी सलावत खां की कटार घोंप करके मृत्यु कर दी, इसलिए अमर सिंह को कटार का धनी भी कहते हैं। तो ये पॉइंट मैंने अच्छे से आपको मारवाड़ में पढ़ाया है। ये अमर सिंह राठौड़ मारवाड़ का था, याद रखना। इनको नागौर की जागीरी प्रदान की गई थी अमर सिंह राठौड़ को। तो इन दोनों में युद्ध हो गया था, और ये 1644 में हुआ था, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। और इस मतेरी की राढ़ का जो वर्णन किया है वो काशी छंगानी ने किया। किसने किया है? काशी छंगानी एक लेखक हैं, एक कवि हैं, और उन्होंने अपने छत्रपति रासो, क्या नाम है? छत्रपति रासो उनका ग्रंथ है, उसमें इस मतेरी की राढ़ का वर्णन किया है। क्लियर? आप लोग पिछले वीडियो को आप लोग देखेंगे, मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, तो आपको सारी कहानियाँ समझ में आएगी। वो ज़्यादा डीपली अच्छे से पढ़ाया मैंने। अब हम करण सिंह के साहित्य के योगदान में बात करते हैं, तो इनके समय कई लेखक थे, उनके द्वारा कई ग्रंथ भी लिखे गए थे। जैसे करण सिंह खुद भी साहित्यकार था, और इन्होंने कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। दूसरे लेखक थे इनके शासनकाल में गंगाधन मैथिली। कौन है? गंगाधन मैथिली। इन्होंने काव्य डाकिनी और कर्णभूषण 2 ग्रंथ लिखे थे। तीसरे कवि हैं कवि मुदगल के द्वारा कर्ण संतोष ग्रंथ लिखा गया था। तो ये आपको तीनों ही लेखक याद रखने। भाई, करण सिंह ने तो कल्पद्रुम खुद नहीं लिखा था, गंगाधर मैथिली ने काव्य डाकिनी और कर्णभूषण लिखा था, और कवि मुदगल ने कर्ण संतोष लिखा था। करण सिंह ने भी औरंगजेब का विरोध किया था। करण सिंह ने भी औरंगजेब का विरोध किया था, पहले साथ दिया लेकिन अब विरोध कर रहा है, इसलिए औरंगजेब ने करण सिंह को गद्दी से हटा दिया, और करण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1669 ईस्वी में। उसके बाद बीकानेर के अगले शासक बनते हैं अनूप सिंह। अनूप सिंह का बहुत बड़ा योगदान है बीकानेर के अंदर, और इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनका शासनकाल 1669 से लेकर के 1698 तक रहा था।
देखो मैंने इनकी प्लेलिस्ट आपको बना दी है, ठीक है। और खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लें। करण सिंह का राज्याभिषेक साथियों हुआ था अनूप सिंह का राज्याभिषेक हुआ था मार्च 1669 में, और इनको 2 उपाधियां प्रदान की गई थी औरंगजेब के द्वारा। एक तो थी महाराजा की और दूसरी थी महिमरातिब की। ये 2 उपाधियां इनको दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। देखिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नोट लिखा है कि महिमरातिब की जो उपाधि थी साथियों, शुरुआत में नौशेखा के पुत्र थे परवेज खुसरो, उसको प्रदान की गई थी, उसके पास थी उपाधि, लेकिन बाद में औरंगजेब ने भी इसको दी थी अनूप सिंह को। अब अनूप सिंह के साहित्य स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं कि अनूप सिंह ने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी। अनूप सिंह ने अनूपगढ़ का निर्माण कराया था। अनूप सिंह ने अनूपगढ़ का निर्माण कराया था, गंगानगर जिले में पड़ता है ये। अनूप पुस्तकालय का निर्माण भी कराया था, और ये पुस्तकालय वर्तमान में लालगढ़ में स्थित है, ठीक है। कहाँ? लालगढ़। इस पुस्तकालय में राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वह कौन सा पुस्तकालय है जिसमें राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन है? तो साथियों वो अनूप पुस्तकालय है लालगढ़ में। इन्होंने अनूप सागर का निर्माण भी करवाया था। अनूप सिंह ने अनूप सागर का निर्माण कराया था। और दोनों प्रश्न अब आपको मैं नोट में लिखा रहा हूँ। इन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी बनवाया था। अनूप सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी बनवाया था, और वो कहाँ पर है? बीकानेर में है, ठीक है ना। बीकानेर में है, जूनागढ़ महल में, जूनागढ़ किले के अंदर। और नोट याद रखना है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछी जाए, 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर आपसे साल पूछी जाए तो वो कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में है। ये दोनों में आप लोग अंतर कर लेना। मंदिर तो है बीकानेर में, और साल पूछी जाए तो वो कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। जूनागढ़ में अनूप महल का निर्माण करवाया गया था, और इस महल में बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। क्लियर? आगे चलते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़, मज़ा नहीं आ रहा? आप हिस्ट्री की क्लास बहुत कम लोग देखते हो, और मैं कहता हूँ इस चीज़ को बाद में आपको कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरा ही वीडियो नज़र आएगा पूरे यूट्यूब पे। एक दिन ऐसा टाइम भी आएगा कि अच्छे रैंकिंग में भी करेंगे। अनूप सिंह के ग्रंथों की बात करते हैं तो देखो इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे। अनूप विवेक लिखा था, अनूप रत्नाकर लिखा, अनूपोदय लिखा, और अनूप बोध भी लिखा, और अनूपाराग भी लिखा। ये 5 ग्रंथ इनके प्रमुख हैं। औरंगजेब ने अनूप सिंह को औरंगाबाद का प्रशासक भी नियुक्त किया था। अब बताओ अनूप सिंह जो थे वो कहाँ के शासक बना दिए औरंगजेब ने? औरंगाबाद के बना दिए। और 1698 में अनूप सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगले शासक बनते हैं बीकानेर के स्वरूप सिंह। देखो एक स्वरूप सिंह मेवाड़ में भी था और एक बीकानेर में भी है, तो अंतर समझ लेना आप लोग, ऐसा नहीं हो जाए कहीं गड़बड़ हो जाए। एक ही नाम के कई शासक पैदा हुए थे। तो यहाँ पर बीकानेर के स्वरूप सिंह का शासनकाल है 1698 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। मात्र 2 साल के लिए शासक बनते हैं ये अल्प आयु में शासक बने थे, और इनकी संरक्षिका थी माता सिसोदिया रानी। कौन थी? सिसोदिया रानी। बस इतना ही इनका शासनकाल था, अल्प उम्र में थे इस वजह से। अगले शासक बनते हैं बीकानेर के सुजान सिंह। कौन बनते हैं? सुजान सिंह, और इनका शासनकाल रहता है 1700 से लेकर के 1735 ईस्वी तक। ये स्वरूप सिंह के भाई थे। कौन थे? सुजान सिंह स्वरूप सिंह के भाई थे ये। अब भाई तो छोटा था उम्र में, इस वजह से खुद ही अब सुजान सिंह शासक बन जाते हैं। 10 वर्ष की आयु में सुजान सिंह शासक बनते हैं। बीकानेर राज्य का प्रारंभिक संचालन सिसोदिया रानी ने किया था। भाई सिसोदिया रानी थी, उनके 2 पुत्र थे ये, एक तो सुजान सिंह और एक स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह उम्र में छोटा था, तो उसके बाद सुजान सिंह बनते हैं, लेकिन कार्यभार उनकी माता सिसोदिया रानी ही संभाल रही थी। सुजान सिंह ने बीकानेर में सुजानगढ़ का निर्माण करवाया था। राजमाता सिसोदिया रानी ने चतुर्भुज मंदिर भी बनवाया था। आगे चलते हैं। उसके बाद अगले शासक हैं हमारे जोरावर सिंह। देखिए इनका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, इस वजह से केवल मैंने इनका शासनकाल लिया है। जोरावर सिंह का शासनकाल है 1735 से लेकर के 1746 तक। और जोरावर सिंह के बाद में अगले शासक बनते गज सिंह, और गज सिंह का शासनकाल है हमारा 1746 से लेकर के 1787 ईस्वी तक। इनको एक उपाधि भी प्रदान की गई थी। पहली उपाधि है महिमरातिब की उपाधि, ये इसको भी प्रदान थी। और दूसरी उपाधि सबसे लंबी आपको याद रखना है, राज राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि की उपाधि, सबसे लंबी उपाधि थी इनको राजस्थान में। ये दोनों उपाधि गज सिंह को अहमद शाह ने दी थी। ये अहमद शाह कौन थे?
याद रखना आप लोग, औरंगजेब के नाती थे ये, फर्रुखशियार के पुत्र। 1753 में बींदासर चूरू के पास में तांबे की खान इनके शासनकाल में मिली थी। नोट करिए इस पॉइंट को, चूरू के अंदर, चूरू बींदासर के अंदर तांबे की खान किसके शासनकाल में मिली थी? तो वो याद रखना गज सिंह के काल में मिली थी, बीकानेर के शासक थे। और आपने पढ़ा भी होगा कि मेवाड़ के अंदर उदयपुर में एक चांदी की खान मिली थी, जावर उदयपुर के अंदर, वो किसके काल में मिली थी? राणा लाखा के काल में। तो देखो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, प्रीवियस चीज़ों को आप लोग पढ़ते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। 1757 में नौहरगढ़ बीकानेर की इन्होंने नींव भी रखी थी गज सिंह ने। 1782 में गजसिंहपुरा बसाया था, गजसिंहपुरा बसाया था गंगानगर जिले के अंदर। और गज सिंह की मृत्यु हो जाती है साथियों 4 अप्रैल 1787 को। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है गज सिंह के बारे में, और ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। गज सिंह के साथ में संग्राम सिंह मंडावत चिता में जिंदा जल गए थे। चिता में जिंदा कौन जले थे गज सिंह के साथ? संग्राम सिंह मंडावत। कौन जले थे? संग्राम सिंह मंडावत। और ये राजस्थान ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के प्रथम शता थे जो अपने राजा के साथ में जिंदा चिता में जले थे। कौन थे ये? संग्राम सिंह मंडावत पूरे भारत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पहली बार सता हुआ था, वरना आज तक किसी व्यक्ति की चिता में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जलता। उसके बाद अगले शासक बनते हैं सूरत सिंह बीकानेर के, और इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से भी कई बार पूछा गया है। इनका शासनकाल 1787 से लेकर के 1828 तक रहा था। इनका वास्तविक राज्याभिषेक होता है अक्टूबर 1787 में। सूरतगढ़ राजपूत स्कूल की स्थापना जो की थी वो सूरत सिंह ने की थी। सूरतगढ़ के अंदर राजपूत स्कूल बनाया था इन्होंने, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा स्कूल था, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा स्कूल भी था ये। जॉर्ज थॉमस ने सूरत सिंह पर एक बार आक्रमण किया था। ये जॉर्ज थॉमस अंग्रेज़ व्यक्ति था, पुर्तगाली शायद अंग्रेज़ था, और सूरत सिंह पर इन्होंने आक्रमण किया था बीकानेर पर। तो बीकानेर को वो जीत नहीं सके, जॉर्ज थॉमस बीकानेर पर अधिकार नहीं कर सके, लेकिन जॉर्ज थॉमस ने भटनेर हनुमानगढ़ पर जरूर आक्रमण कर दिया था, इसको जीत लिया था भटनेर को। और इसका प्रशासक किसको बनाया था? जाब्ता भट्टी को बनाया। भटनेर का शासक किसको बना दिया? जॉर्ज थॉमस ने जाब्ता भट्टी को बनाया। अब कुछ दिन बाद ही 1805 में सूरत सिंह ने फिर दोबारा भटनेर पर आक्रमण किया और जाब्ता भट्टी को हरा दिया। और जिस दिन जाब्ता भट्टी को हराया था आक्रमण के दिन, उस दिन मंगलवार था साथियों। इस वजह से उस भटनेर का नाम बदल करके क्या कर दिया था? हनुमानगढ़ कर दिया गया था, क्योंकि उस दिन मंगलवार था, हनुमान जी का वार था, इसलिए हनुमानगढ़ भटनेर का नाम रखा गया। तो ये पॉइंट कई बार पूछा भी गया है। चूरू के शिव सिंह एक शासक थे, चूरू के एक शिव सिंह शासक भी थे, तथा सूरत सिंह के मध्य में, चूरू के एक शासक शिव सिंह और सूरत सिंह बीकानेर के मध्य में एक युद्ध भी हुआ था, जिसके अंदर चूरू के किले की रक्षा हेतु शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे, क्योंकि उनके पास बारूद खत्म हो गया था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कौन सा किला था राजस्थान का जिसमें चांदी के गोले दागे गए थे? तो वो चूरू का किला था। कौन था वहाँ का शासक? शिव सिंह था। किसके विरुद्ध दागे गए थे? सूरत सिंह बीकानेर के शासक के खिलाफ। अगले शासक बनते हैं रतन सिंह। ये बीकानेर में भी पैदा हुए थे साथियों। एक इनका शासनकाल 1828 से लेकर के 1851 के मध्य रहा था। इनका राज्याभिषेक 5 अप्रैल 1828 को हुआ था। इनको भी माही मरातिब की उपाधि प्रदान की गई थी, और ये की थी अकबर सेकंड ने। किसने की थी? अकबर सेकंड ने। 1829 में बाशपनी का युद्ध होता है जैसलमेर के गज सिंह और बीकानेर के रतन सिंह के मध्य में, जिसमें गज सिंह विजय हो जाता है। कौन विजय होता है? गज सिंह जैसलमेर का, और बीकानेर के रतन सिंह हार जाते हैं। गज सिंह व रतन सिंह के मध्य में फिर संधि हो जाती है, और वो संधि करवाई थी साथियों सेठ जोरावर मल ने। इसने कराई थी? सेठ जोरावर मल ने संधि करवा दी थी गज सिंह और रतन सिंह के मध्य में। तो इम्पोर्टेंट है, लाइन याद रखना। रतन सिंह ने बिहारी मंदिर का निर्माण भी करवाया था बीकानेर के अंदर, और इनके काल में ही बिट्टू भोमा के द्वारा रतन विलास ग्रंथ लिखा गया था। प्रश्न नोट कर देगा आप लोग, बिट्टू भोमा के द्वारा रतन विलास ग्रंथ लिखा गया था। 1844 में रतन सिंह ने बीकानेर रियासत में कन्यावध पर रोक लगाई। कब? कन्यावध पर रोक लगाई गई थी बीकानेर में 1844 ईस्वी के अंदर। कन्या की शादी का खर्चा 100 रुपये था पहले, इसलिए
तथा त्याग राशि 10 रुपये तय की गई थी। वहाँ पर शादी का खर्चा कितना आता था, 100 रुपये टैक्स था, और त्याग राशि उन्होंने कितनी कर दी फिर बाद में, 10 रुपये कर दी गई थी। और 1851 में रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगले शासक बनते हैं सरदार सिंह, बीकानेर के, इम्पोर्टेंट है ये भी याद रखना। इनका शासनकाल 1851 से 1872 के मध्य रहता है। और नोट कीजिएगा 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे, ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में। भाई 1857 क्रांति के शासक आपको सभी रियासतों के याद रखने हैं। मेवाड़ का कौन था, मारवाड़ का कौन था, बीकानेर का कौन था, जालौर का कौन था, सब याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपको बीकानेर का पूछा जाए तो कौन है, सरदार सिंह है बीकानेर के शासक 1857 की क्रांति के समय। इन्होंने अंग्रेजों के सहयोग के लिए अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी थी। नोट कीजिएगा राजस्थान के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी थी अंग्रेजों के सहयोग करने के लिए। और ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा भी गया था, तो आप लोग आंसर करके आएंगे सरदार सिंह बीकानेर के। सरदार सिंह ने सती प्रथा और समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई थी। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829 में बना था, वो इन्हीं के शासनकाल में बना था, विलियम बेंटिंग के प्रयासों से बनाया गया था उसको। और समाधि निवारण अधिनियम कब बना, 1861 में, वो लुडलो के प्रयासों से बना था सरदार सिंह के शासनकाल में। इसलिए आप लोग ये दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829 में विलियम बेंटिंग ने बनवाया था इनके काल में, और समाधि प्रथा निवारण अधिनियम 1861 में लुडलो ने बनाया था इनके काल में। मृत्यु भोज पर लापसी का प्रावधान किया गया था। लापसी, मृत्यु भोज पर रोक लगाई गई थी, केवल लापसी का ही उपयोग किया जाने लगा, ये प्रावधान रखा गया था। बीकानेर में सरदार सिंह ने रसिक शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने सरदार शहर की भी स्थापना की थी बीकानेर में। और सरदार सिंह ने सिक्कों पर नाम परिवर्तित किया था, और क्या लिखवाया था बताओ, सिक्के भी बदल दिए उन्होंने, सिक्कों पर नाम चेंज कर दिया। पहले सिक्कों पर नाम था शाह आलम लिखा हुआ था, लेकिन बाद में सरदार सिंह ने शाह आलम के नाम को हटाकर एक तरफ तो रानी विक्टोरिया का चित्र लगाया और दूसरी तरफ जुर्वश्री बीकानेर लिखवा दिया गया था। तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं। अगले शासक बनते हैं डूंगर सिंह बीकानेर के, 1872 से 1887 के मध्य में। और ये अल्पवयस्क होने के कारण इनका राज कार्य कौन संभाल रहे थे, वर्टन कौशल, एक अंग्रेज अधिकारी संभाल रहे थे। वर्टन कौशल ने ही राज कार्य मनफूल राय को भी सौंप दिया था। अब इनके एक सेनापति भी थे मनफूल राय, उसको वर्टन कौशल ने राज कार्य सौंप दिया। डूंगर सिंह ने राजस्थान से बाहर अनेक मंदिर बनवाए थे, जैसे गंगा मंदिर बनवाया था हरिद्वार उत्तराखंड में, डूंगरेश्वर मंदिर बनवाया था काशी यूपी में, और मुरली मनोहर मंदिर बनवाया था द्वारिका गुजरात में। बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला था उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, डूंगर सिंह ने करवाया था। इन्होंने सुनहरी बुर्ज और चीनी बुर्ज इन दोनों का निर्माण करवाया था। बीकानेर में शिवबाड़ी नामक स्थान पर उनके पिताजी थे लाल सिंह, उन लाल सिंह के नाम पर लालेश्वर मंदिर का निर्माण भी बीकानेर में करवाया था डूंगर सिंह ने। बीकानेर में पापड़ भुजिया उद्योग की शुरुआत भी इन्हीं के काल में हुई थी। नोट करिए इस पॉइंट को, बीकानेर में पापड़ भुजिया उद्योग की शुरुआत कब हुई थी, डूंगर सिंह के काल में। इनके काल में ही बीकानेर में डाकघर की स्थापना हुई थी। नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बीकानेर में डाकघर की शुरुआत किनके शासनकाल में हुई थी, तो डूंगर सिंह के काल में हुई थी। और 1887 में डूंगर सिंह का स्वर्गवास हो जाता है। एक बार सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देंगे। और अब हम पढ़ते हैं बीकानेर के सबसे फेमस और जाने माने शासक थे गंगा सिंह, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार लाइक कर दो गंगा सिंह के लिए। इनका शासनकाल 1887 से लेकर के 1943 तक रहा। इनका जन्म 1880 में हुआ था। गंगा सिंह जो थे वो डूंगर सिंह के भाई थे, ठीक है ना। इनके पिता लाल सिंह के 2 पुत्र थे, एक तो डूंगर सिंह जिनका शासनकाल हमने अभी पढ़ा है, और दूसरे पुत्र थे इनके गंगा सिंह। तो गंगा सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गंगा सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 31 अगस्त 1887 को। इनके उपनाम याद रखना, किसके, गंगा सिंह के। इनको हम बीकानेर का केसरी भी कहते हैं, बीकानेर केसरी, और आधुनिक भारत का भागीरथी भी कहते हैं, आधुनिक भारत का भागीरथी, ठीक है ना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो वो मेयो कॉलेज में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, मेयो कॉलेज के प्रोफेसर रामचंद्र दुबे के द्वारा की गई थी, और प्रश्न पूछा भी जा चुका है। शासन व्यवस्था की शिक्षा उन्होंने एजरटन से ली थी। किससे ली थी, एजरटन के द्वारा। 1898 में सैनिक शिक्षा की
सैनिक शिक्षा उन्होंने ली थी वो देवली टोंक छावनी से ली थी उन्होंने, देवली टोंक छावनी से। 1898 में 18 वर्ष की आयु में गंगा सिंह को बीकानेर राज्य का कार्यभार सौंप दिया गया था। इनके शासनकाल में अकाल भी पड़ा था, जिसको हम छप्पनिया अकाल कहते हैं। साथियों, आपको याद रखना है छप्पनिया अकाल कब पड़ा था। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कौन शासक था, गंगा सिंह था। 1899 ईस्वी में पड़ा था। उस समय विक्रम संवत 1956 था, इसलिए इसको छप्पनिया अकाल कहते हैं। और इस अकाल की राहत कार्यों के दौरान, इस अकाल से छुटकारा पाने के लिए अकाल राहत कार्यों के दौरान गंगा सिंह ने बीकानेर में गजनेर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। और इस झील को हम राजस्थान का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, गजनेर झील बीकानेर में है, उसके बारे में। 1900 ईस्वी में चाइना में हुए बक्सर के युद्ध, बॉक्सर का युद्ध हुआ था। बॉक्सर, बॉक्सर अलग है, बक्सर अलग है, याद रखना। तो 1900 ईस्वी में चाइना में बॉक्सर का युद्ध हुआ था। तो अंग्रेजों ने गंगा सिंह को KEIC की उपाधि दी थी। KEIC का पूरा नाम आप लोग सुन लें, नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर। क्या नाम दिया था इनको, एक उपाधि दी गई थी, नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर। इस उपाधि से नवाजा गया था गंगा सिंह को, बॉक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। 1901 ईस्वी में विक्टोरिया क्लब का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। और 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए लंदन भी पहुंचे थे। कौन, गंगा सिंह। गंगा सिंह एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक जब हो रहा था, एक प्रिंस था इंग्लैंड का, तो उसके राज्याभिषेक में ये भाग लेने के लिए इंग्लैंड पहुंचे थे। 1903 में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भी पहुंचे थे। 1903 में कहाँ पहुंचे, ये लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में। और 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक में लंदन पहुंचे थे। तो गंगा सिंह जो था, इन्होंने हद से ज़्यादा अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और गंगा सिंह ने 1913 में अंग्रेज़ों से नमक संधि भी की थी। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता के लिए गंगा सिंह ने गंगा रिसाला सैन्य टुकड़ी भेजी थी। तो याद रखना राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और अंग्रेज़ों की सहायता की थी। वर्साय की संधि के कारण प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इस संधि के दौरान राजस्थान का केवल एकमात्र ऐसा शासक था गंगा सिंह, जो ऐसा वर्साय की संधि में उपस्थित भी हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में भाग भी लिया था। 1915 में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया और गंगा सिंह पब्लिक पार्क का निर्माण भी करवाया था 1915 में गंगा सिंह ने। 1921 में गंगा सिंह शासक जो थे वो नरेंद्र मंडल के चांसलर भी बने थे। याद रखना, जब हम पढ़ेंगे 1857 के एकीकरण के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में, तो गंगा सिंह का बहुत बड़ा योगदान था इसमें। ये नरेंद्र मंडल के चांसलर बने थे 1921 में। याद रखना, इसको मैं पढ़ाऊँगा आपको बाद में जब हमारा टॉपिक आएगा। तो गंगा सिंह के द्वारा 1921 में गंगा नहर की नींव रखी गई थी, सतलज नदी पंजाब से इस नहर को निकाला गया था। और इस नहर का पूरा निर्माण कार्य हुआ था 1927 में। और किस स्थान पर, हुसैनीवाला नामक स्थान पर इस गंगा नहर की नींव रखी गई थी। एक एक पॉइंट को मैंने डीपली लिखा है, याद रखना। 1921 में गंगा नहर की नींव रखी गई थी, हुसैनीवाला नामक स्थान पर सतलज नदी से इस नहर को निकाला गया था। इसका निर्माण कार्य 1927 में पूरा हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना है। नींव 1921 में रखी गई थी, निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1927 में। इस नहर के उद्घाटनकर्ता कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखो याद रखना, जितने भी हमारे गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें राजस्थान के ये शासक गंगा सिंह हर सम्मेलन में पहुंचे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, तो उसमें गंगा सिंह ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तब उसमें भी गंगा सिंह ने भाग लिया था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो वापस लौट आए थे, लेकिन बाद में फिर चले गए थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया था, लेकिन खुद नहीं गए थे, स्वयं नहीं गए थे। किसको भेजा था, उनके एक प्रतिनिधि थे जिसका नाम था मनुभाई मेहता। नोट याद करना, मनुभाई मेहता को भेजा था उन्होंने। 1937 में बीकानेर में गंगा सिंह ने गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन किया था। देखो 1937 में बीकानेर के अंदर गंगा सिंह ने गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन किया था। क्यों किया था, क्योंकि उस समय विक्टोरिया का शासनकाल 50 वर्ष का पूरा हो गया था, उस खुशी में। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है और हमारे बीकानेर के अंतिम शासक आते हैं हमारे, और एकीकरण तक हम पढ़ चुके हैं। ये मान लीजिएगा शार्दुल सिंह हम शासक पढ़ेंगे, और ये 1943 से लेकर के 30 मार्च 1949 तक, यानी 30 मार्च 1949 को एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी हमारी। तो ये 1943 से लेकर के 30 मार्च 1949 राजस्थान के एकीकरण तक शासक रहे थे बीकानेर के शार्दुल सिंह।
ये बीकानेर के अंतिम शासक थे। इन्होंने शार्दुल स्पोर्ट स्कूल की स्थापना की थी। ये प्रश्न आ चुका है। और अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, ये प्रश्न लगभग 4-5 एग्जामों में आ चुका अब तक, कि राजपूताना के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भाई मुझे एकीकरण में शामिल कर लो। एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजपूताना के कौन से शासक थे? वो शार्दुल सिंह ही थे भैया। कौन थे? शार्दुल सिंह। नोट कर लो इस पॉइंट को, ये 4-5 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और बीकानेर का इतिहास पूरा हो चुका है। अगले हम इतिहासों के बारे में बात करेंगे, अगले राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक हमने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, मेवाड़ के बारे में पढ़ा, मारवाड़ के बारे में पढ़ा और बीकानेर के बारे में पढ़ा है। अगले शासकों के बारे में, अगले राजवंशों के बारे में आप पढ़ते जाइए। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और नोट्सों को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन खुराना स्टडी ऑफिशियल लिंक दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको प्लेलिस्ट पर भी, आपको प्ले स्टोर पर भी इसका ऐप मिल जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।